कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटायंस बने हैं ना, तो उसमें एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है ये CH3। पहले इसको समझ लेते हैं, और इसको हमें समझ आ गया तो ये एग्जांपल्स हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाएंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बोकेटायन यहाँ भी है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब तीनों ही कार्बोकेटायंस हैं। लेकिन तीनों में कोई डिफरेंस है क्या? तो हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन से एक CH3, दो CH3, तीन CH3 लगे हैं। यहाँ पे सिर्फ दो, यहाँ पे एक ही CH3 लगा है, बाकी जगह पे H लगे हुए हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो अलग क्या होगा इसमें? आपको पता होगा कि इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो sp3 है, और ये कार्बन क्या है? sp2 है। बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। तो आपको पता है ना कि अगर इस कार्बोकेटायन ने तीन ही सिग्मा बनाए हैं ना, तो sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 के तीनों CH3 क्या करेंगे? अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? कार्बोकेटायन की तरफ भेजेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? परसेंटेज, कैरेक्टर, ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, यहाँ पे कितने डोनर्स हैं? यहाँ पे ये एक डोनर हो गया, ये दूसरा डोनर, ये तीसरा डोनर। समझ पा रहे हो? ये एक ही डोनर है, ये दूसरा डोनर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर है। तो क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाएगा ना, क्योंकि जब ये डोनर है तो डोनेट क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो करेंगे ना। तो जितने ज्यादा डोनर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी आएगी पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव की पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया समझ में? बहुत बढ़िया। यहाँ पे दो दो, यहाँ पे सिर्फ एक ही। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड कम होगा, पॉजिटिव का इम्पैक्ट जो कम होगा, वो कौन करेगा? एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना। तो यहाँ पे तीन डोनर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ दो डोनर हैं, यहाँ पे एक ही डोनर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्शरी। इसको बोलते हैं टर्शरी। टर्शरी क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन से तीन और कार्बन लगे हैं, इसलिए टर्शरी। यहाँ कार्बोकेटायन वाले कार्बन से दो ही कार्बन लगे हैं, तो सेकेंडरी। यहाँ कार्बोकेटायन वाले कार्बन से एक ही लगा है, तो प्राइमरी। तो इसको टर्शरी बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल, या टर्शरी कार्बोकेटायन आप सीधा बोल दो ना, टर्शरी कार्बोकेटायन। ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? अच्छा, किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि जब इतने सारे डोनर्स है तो पॉजिटिव खत्म क्यों नहीं हो जा रहा है? खत्म करो इसे, फिनिश करो, क्या दिक्कत है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सब लोग जो दे रहे हैं ना, वो पार्शियल पॉजिटिव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ध्यान दो, मेरा मतलब है ये सब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इसकी कार्बोकेटायन की तरफ जो भेज रहे हैं ना, इसके लिए जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और इस वाले कार्बोकेटायन की तरफ क्या भेज रहा है? पार्शियल नेगेटिव। मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखा रहा हूं। देखो, यहां पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसकी तरफ ही भेजेगा पार्शियल नेगेटिव। कुछ है समझ में? तो कभी भी पार्शियल से कंप्लीट थोड़ी ना कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे आपने कई बारी एड्स देखे होंगे ना, कि भाई कई बारी कहते हैं कि भाई कोई ऑपरेशन के लिए चाहिए 20 लाख रुपीज। क्या चाहिए? 20 लाख रुपीज चाहिए। कोई समझ आ रहा? और ऑनलाइन हमसे कहा जाता है कि भाई ऐसा करो कि डोनेट करो, आप भी कुछ डोनेट करो। तो मान लो आपने सामने वाले के लिए कितना डोनेट किया? 1000। 20 लाख उसके ऑपरेशन के लिए चाहिए। आपने ऑनलाइन, आपके पास लिंक है, आपने 1000 रुपए क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। क्या लगता है, उसके 20 लाख में से 1000 तो अब कम उसको रिक्वायर्ड है ना? 20 लाख में से 1000 अब उसको कम रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने वो उसे दे दिया। अब बाकी बचे ही पैसे उसको अरेंज करने हैं ना। कुछ आ रहा समझ में? तो आपने क्या किया? उसकी परेशानी को थोड़ा सा कम किया। जिसको 20 लाख ऑपरेशन में चाहिए ना, ऑपरेशन कराने के लिए,
उसको आपने 1,000 रुपए डोनेट करके क्या किया, उसकी परेशानी को थोड़ी सी कम किया। ध्यान दीजिए, इरेडिकेट नहीं कर दिया, खत्म नहीं कर दिया। 20 लाख पूरे नहीं दे दिए आपने, आपने क्या दिया, कुछ दिया है। इससे उसको राहत मिलेगी, बट उसकी परेशानी खत्म नहीं होगी। तो वैसे ये भाई साहब लोग क्या दे रहे हैं, ये पार्शियल दे रहे हैं। तो पार्शियल से कभी कंप्लीट खत्म नहीं होता। 1,000 देने से 20 लाख की कमी खत्म नहीं होगी। कुछ आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसीलिए पॉजिटिव पूरा नहीं खत्म होगा, बट क्या कर सकते हैं, मोर एंड मोर डोनर अगर होंगे तो परेशानी को कम से कम किया जा सकता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा यहां देखो ध्यान से। यहां पे कार्बोकेटायन जो है सो है, समझ पा रहे हो? अब यहां पे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो डोनेट ही करेगा, और ऊपर से यहां पे देखो जो नेबर है, और ऊपर से कार्बोकेटायन भी क्या पाई बॉन्डेड सिस्टम में है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां का जो नेबर है वो sp3 है, ठीक है। यहां का नेबर जो है वो क्या है, sp2 है। और यहां के सारे नेबर्स, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2। सब समझा चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जिसको अभी दिक्कत आ रही हो जाके प्रीवियस वीडियोस में हाइब्रिडाइजेशन को निकालना सीख लो कार्बन पे, ठीक है ना। आई बात, हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे ना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 H के साथ। 3 सिग्मा के लिए 3 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे, 1 S 2 P का। आया समझ में? और पाई बॉन्ड कैसे बना, 1 P और P हमने छोड़ रखा है, समझ पा रहे हो? अच्छा, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप कहो तो इस पे भी sp और यहाँ भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, परसेंटेज s कैरेक्टर जितना बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। आई बात समझे? तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि sp3 जितनी आसानी से डोनेट करने की एबिलिटी उसके पास होगी, उतनी आसानी से sp2 और ये सब डोनेट नहीं करने वाले ना। तो इसलिए यहाँ पे एक ही सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये डोनेट करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो कई सारे sp2 हैं, परेशानी खड़ी करने वाले लोग का नंबर बढ़ गया है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये। आई बात समझ में? तो यहां पे ये क्या हो गई इनकी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नोट कर लीजिए, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब अगला जरा सीन देख लो। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो जो हमने साइक्लोप्रोपाइल को बना रखा है ना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किसी को इस फॉर्म में बनाना हो बना सकते हो, मैं बनाने कुछ और जा रहा हूं। तो 2 बॉन्ड बनाया है कार्बन ने, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ भी, ऐसा यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ भी है। तो ये दोनों ही कार्बन sp3 है कि नहीं है। और यहाँ पे एक H के साथ और बाकी 2, मतलब टोटल 3 सिग्मा बन गए। तो इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो ठीक ऐसे समझ गए, ये sp3, ये sp3, क्योंकि रिमेनिंग दोनों वैलेंसीज पे हाइड्रोजन होगा ना, तो ये sp3, ये sp3, ये sp3, ऐसे ये सारे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ sp3 जो मैक्सिमम sp3 है, जो सबसे ज्यादा डोनर्स हैं, आप देखोगे तो दोनों ही नेबर्स sp3 यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों नेबर्स sp3 हैं, यहाँ भी दोनों नेबर्स sp3 हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जहां तक चीजें सेम है वहां तक तो चलो ठीक ही है ना। ये दोनों चीज तो हर जगह सेम है ना, कि कार्बोकेटायन के दोनों नेबर्स sp3 हैं। अब उसके बाद देखो ना, तो उसके बाद देखोगे तो एक ही और sp3 है, यहां देखोगे तो 2 sp3, और यहां अगर देखोगे तो फिर कितने sp3, 1 2 3 sp3 इन दोनों के बाद। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कहां पे पहुंचेगी कार्बोकेटायन के पास, तो वो साइक्लोहेक्साइल या कार्बोकेटायन होगा इस वाले में, समझ आया? तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जानी है आपकी, बोलिए जरा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा, ये नोट कर लीजिए, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। और यहां पे स्टेबिलिटी की कहानी अगर करो तो उसी से रिलेट कर लेना। ध्यान दो क्या होने वाला है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि जिस पे कैटायन है वो सिर्फ एक ही से लगा है। ये कैटायन जिस पे है वो किस पे लगा है, एक इधर एक इधर एक ऊपर, ये जिधर है एक इधर एक इधर। तो ये टर्शरी है ना, ये क्या है, ये टर्शरी, ये क्या है सेकेंडरी, ये क्या है प्राइमरी। तो मुझे लगता है आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। ये क्या है, स्टेबिलिटी।
नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो जैसा कि इंडक्टिव पे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और अब हम बात करने वाले हैं फाइनली रेजोनेंस पे। और रेजोनेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अच्छे से समझना, अच्छे से आना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे चल के बार बार रेजोनेंस आपके सामने आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ढंग से आप समझ लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे। देखिए क्या होता क्या है कि रेजोनेंस थ्योरी हमारे पास है, जो ये कहती है कि एक्चुअली क्या होता है कि मोर देन वन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर किसी अगर एग्जिस्ट करते हैं ना, तो आप उनको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा क्या हुआ, समझ नहीं आया? अच्छा समझ नहीं आया, चलो देखो अभी आगे। देखो बेंजीन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो आज डिटेल में सुनेंगे आप। देखो ये बेंजीन है, और बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है अगर यहाँ पे बना दूं मैं थोड़ा और सा, तो ऐसा कुछ होता है। ये एक H, ये दूसरा H, तीसरा H, ये और फिर ये ऐसा, ठीक है। तो हुआ क्या, आपको बैक स्टोरी थोड़ी सुना देता हूं मैं, और वो जरा समझेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 सुन रखा होगा ना, नहीं सुना है आज सुन लो, ठीक है। इसको बेंजीन बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूं, बेंजीन, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पे जब थोड़ी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से कनेक्ट कर जाओगे, फिर यहाँ भी आ जाओगे। देखो पहले यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो एक डबल, दूसरा डबल, तीसरा डबल, मतलब टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन है ना हमारे पास, टोटल 6 कार्बन है। और अगर देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल है, ये सिंगल है कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल, और एक डबल, दो डबल, तीन डबल। अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 6 कार्बन है, उसमें से 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, और बाकी 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं, डबल हैं। ऐसा आपको लग सकता है ना। ऐसा ही पहले के टाइम पे लोगों को भी लगा था कि बेंजीन में एक्चुअली क्या है, टोटल हमारे पास जो 6 कार्बन है रिंग में है, और 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल है, और बाकी 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, सिंगल है। बट जब हमने एनालाइज किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, हमने देखा कि भाई एक्चुअल में क्या सीन क्या है, तो हमें जानते हो क्या मिल रहा था, हमें ये मिल रहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ना तो ये बॉन्ड जो आपको सिंगल दिख रहा है, ना तो ये सिंगल है, ये कंप्लीट सिंगल नहीं है, सिंगल बॉन्ड जैसा ये नहीं है। और ये जो बॉन्ड आपको डबल दिख रहा है, ये डबल भी नहीं है, ये डबल भी नहीं है। अच्छा तो सिंगल ना सिंगल है और डबल ना डबल है, तो ऐसा क्या मतलब इसका। तो जब हमने देखा तो ना सिंगल ना डबल, अच्छा क्या मिला फिर हमें। एक्चुअली क्या होता है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो 133 पिकोमीटर होती है। समझ पा रहे हो, पिकोमीटर एक लेंथ का यूनिट है, भी समझा दूंगा, ठीक है ना, आप बस वैल्यू पे फोकस करो। और हमें जब हमने एनालाइज किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमें क्या मिल रहा है कि भाई ये सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ जो है ना तो हमने सोचा था ना कि जब 3 डबल है और 3 सिंगल है ना, तो 3 कार्बन कार्बन लेंथ हमें मिलनी चाहिए थी 154, और 3 मिलनी चाहिए 133। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीसी सिंगल बॉन्ड की ये लेंथ है, और सीसी डबल बॉन्ड की 133 पिकोमीटर लेंथ है। तो हमने सोचा भाई ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए, 3 154 पिकोमीटर की लेंथ मिलनी चाहिए, और 3 133। लेकिन मिल क्या रहा था हमें, हमें मिल रहा था 139 पिकोमीटर। और ध्यान दीजिए, कोई एक दो कार्बन कार्बन लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है इन सब की लेंथ कितनी मिल रही थी, 139 पिकोमीटर। कितनी मिल रही थी, 139 पिकोमीटर।
तो हमने सोचा भाई अब क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया? तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। क्या हो रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस। और कैसे हो रहा है जरा समझो। क्योंकि ये पाई बॉन्ड का जो सेटअप है ना, आप जानते हो सिग्मा पाई तो समझा चुका हूं, जिनको थोड़ी दिक्कत है प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये पाई, ये पाई, ये पाई। अब इसका एक दूसरा सेटअप जरा देखो, ये पाई कैसे बन सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, मतलब ये पाई यहाँ आ सकता है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो एक दूसरा सेटअप यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे जादू चल गया, ये तो समझ आ गया कि बेंजीन को हमने ऐसा सोचा था, इस तरीके से सोचा था, पहले लोग ऐसा मानते थे। हमने जब एनालाइज किया तो एनालाइज करने के बाद हमें क्या मिला कि नहीं भाई, ना डबल वाले पूरी तरीके से डबल है, ना सिंगल वाले सिंगल है। मतलब क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड की लेंथ हमें 154 और सिंगल बॉन्ड की लेंथ 154 और डबल बॉन्ड की लेंथ 133 पिकोमीटर होती है, बट बेंजीन में हमें कार्बन बॉन्ड लेंथ 139 मिली। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जो हमने सोचा था उसमें से कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है अभी यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप। देखो इसको समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, और वो क्या है जरा समझाते हैं। देखो कई बार जब हम रिएक्शंस करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं, या किसी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना चाहते हैं, या एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चरल सेटअप में हम जानना चाहते हैं कुछ और, या जानना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? देखिए कैसे काम करता है। देखो ये देखो, दो Cl के बीच में बॉन्ड है, Cl2 में पता है ना, Cl2 के बीच में यहाँ पे देखो ना, दोनों Cl आपस में एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। उस बॉन्ड की हमने क्या कराई है, ध्यान दो, होमोलिसिस। क्या कराई है, होमोलिसिस या लाइसिस, जो भी बोलना चाहो। होमो मतलब सेम, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। मतलब बॉन्ड जो एक दो Cl के बीच में जो एक बॉन्ड बना था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। ध्यान दो ये बॉन्ड कैसे बना था, ये बॉन्ड Cl का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे Cl का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको बॉन्ड को उन्होंने बनाया था। तो हमने क्या किया, इस Cl को बोला भाई अपने बॉन्ड तू लेके जा, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ना, तो फिर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास तो लौट ही आएगा ना। जब ये बॉन्डिंग के एक ही इलेक्ट्रॉन को ये Cl लेके जाएगा तो बाय डिफॉल्ट जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो इसके हाथ लग जाएगा ना। तो दोनों Cl क्या बन गए, रेडिकल्स। क्या बन गए, रेडिकल्स। कि देखो बात समझो, आउटर मोस्ट शेल में Cl के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने नहीं दिखाए, मैं जस्ट वो दिखा रहा हूं जो यहाँ पे होमोलिसिस के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल गए। तो होमोलिसिस का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में, कि जो बॉन्ड बना है दो एटम के बीच में, उसमें दोनों ही एटम के इलेक्ट्रॉन, यहाँ Cl2 में दोनों ही Cl के एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जिन्होंने ये बॉन्ड बनाने के लिए अपने जितने इलेक्ट्रॉन्स को दे रखा है ना, उनको कह दो भाई अपना अपना लेके जाओ, अपना अपना लेके जाओ। तो तब यहाँ पे ना किसी का फायदा हुआ ना किसी का नुकसान। फायदा नुकसान जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, कि ना किसी ने दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन के लेके गया, ना किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया। समझ पा रहे हो, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल गए, कोई किसी का लेके नहीं गया। इसको बोलते हैं होमोलिसिस। और यहाँ पे क्या क्रिएट होते हैं, रेडिकल्स। क्या क्रिएट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो अब ये बने हैं जो, इनको बोलते हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। आया समझ में? अच्छा अब ये क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, एक ये अपना ले गया, एक ये अपना ले गया। यहाँ पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन पे खेल चलेगा। देखो इसका एरो भी देखो, एक सिंगल यहाँ पे इसी तरफ सिर्फ एरो लगाया, जानबूझ के लगाया, ठीक है ना, वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ इस एरो को देखो तो ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये क्या दिखाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को। किसको दिखाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को। तो आप अगर देखें तो बॉन्डिंग के दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, Cl को। इसीलिए Cl पे क्या है, माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन Cl का था, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का भी तो था। समझ पा रहे हो? तो यहां पे बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास लेके भाग गया, वो भाग गया Cl। तो जब दोनों लेके भागेगा तो Cl एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला छीन के लेके गया, तो इसलिए Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव। और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब Cl अपना वाला तो लेके गया, साथ में कार्बन का भी जो एक बॉन्डिंग, इस बॉन्ड में जो कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट कर रखा था ना, वो भी लेके चला गया। तो कार्बन ने फाइनली एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन, या आप इसको एक पॉजिटिव बोल देंगे, ये एक नेगेटिव। तो ये दोनों क्या हो गए, आयंस।
तो यहां पे क्या हुआ, हेट्रोलिसिस। हेट्रो मतलब एक ने बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और एक के पास बॉन्डिंग के एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए, मतलब एक ने फाइनली दोनों ले लिए, एक ने फाइनली दोनों को जाने दिया। समझ पा रहे हो? तो यहां पे क्या हुआ, मतलब एक ने खोया एक ने पाया। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, क्योंकि यहां पे डिफरेंट चीजें बन रही है ना। आप देखो तो एक केटायन और दूसरा एनायन बन रहा है, यहां पे दोनों चीजें क्या बन रही थी, सेम सेम। यहाँ पे कैसी हो रही थी, दोनों को सेम टाइप से आप लिसिस कर रहे थे, कोई इसमें ये नहीं कर रहे थे दोनों एक लेके जाओ एक के पास कुछ ना बचे, यहाँ पे वैसा आप कर रहे। तो ये होमो ये हेट्रो, समझ आ गया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एरो का तरीका बना लो, देख लो इसको बनाने का, यहाँ पे इस एरो को ध्यान से देख लो, समझ आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, ये कैसे चलता है, रेजोनेंस में कैसे काम करता है, उन एरोज को ध्यान में रख के अब जरा समझाता हूं आपको। देखो ये पाई बॉन्ड क्या करता है, ये पाई बॉन्ड इधर घूमता है, समझ पा रहे हो? ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के पास आ जाता है, तो इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, एक दो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ साइड में ही। तो इस कार्बन के पास क्या आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव। ये जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखो, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक। तो जब ये नेगेटिव क्या करेगा, आगे की तरफ जब मूव करेगा ना, तो फिर ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, इधर। तो ध्यान दो, जब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो आप देखो ना, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ना। अच्छा आप सोचोगे ये क्या क्या चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, जरा दिखा रहे। अगर भाई ये बॉन्ड एक बना था, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आ जाएंगे ना नेगेटिव, और ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा ना, आगे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो जरा ध्यान से देखना, जो ये कार्बन है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं दिखाऊं तो जो आपका ये वाला कार्बन है, ये वाला, ये जिससे रेड कार्बन, रेड इंक से मैंने हाइड्रोजन लगाया ना, ये वाला कार्बन देखो, जो पहले से कितने बॉन्ड बना रखा, जरा ध्यान से देखो, एक ऊपर, एक रेड वाला, और एक सिग्मा और एक पाई। तो इस वाले कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे ना। अब ये नेगेटिव बोल रहा है भाई मैं आगे मूव करूंगा, तो आगे मूव करेगा तो इस रेड वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है ना, उस कार्बन से ये नेगेटिव अपना क्या करेगा, शेयर करेगा ना। और नेगेटिव का यहां मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जब बॉन्डिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला मूव किया, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन में इस वाले कार्बन का तो 1 इलेक्ट्रॉन था ही ना। अरे भाई इस वाले कार्बन का तो 1 इलेक्ट्रॉन था ही, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का भी इसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है ना। तो इस तरीके से अब इस नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, क्योंकि इसमें जो ये नेगेटिव जिस कार्बन के पास है, इसमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, और दूसरा उस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है जिसपे अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। समझ आया? तो जब ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो फाइनली इस कार्बन को शेयरिंग करनी पड़ेगी ना। और ये अभी ही अपने आउटर शेल में इसका कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख नहीं सकता, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो फिर फाइनली ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, आगे मूव करेगा, और यहाँ पे क्या सेटअप क्रिएट होगा, एक दूसरा सेटअप क्या क्रिएट होगा, जरा ध्यान से देखो क्या होगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कुछ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, और डबल बॉन्ड। अब फिर से वही फंडा, क्या होगा, ये अगर आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो फिर ये कहाँ घूमेगा, आगे। समझ आया? तो फिर ये डबल बॉन्ड बन जाना है, यहाँ नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो फाइनली अब नया सेटअप क्या क्रिएट होगा, जरा ध्यान से देखना, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो कुछ सीखा आपने, क्या चल रहा है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं, ध्यान दो। यहां से चले थे और ये बन गया ना, यहां से चले और ये बन गया, तो ये बन जाने का मतलब क्या है कि ये पाई बॉन्ड क्या है, एक जगह पे रुके नहीं है। ये पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं, डीलोकेलाइज। पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं, डीलोकेलाइज। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देखो, कोई छोटा बच्चा क्या कह रहा है,
बार बार किसी वायर को छू रहा हो, बार बार किसी वायर को छू रहा हो, तो अभी क्या होगा, उसको मान लो उसको नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसके आसपास के लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा काम मत करो, इससे आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन एंड में क्या देख रहा है वो, कि भाई एंड में देख रहा है कि वो जाके वायर छूने के बाद उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो छोटा बच्चा क्या भरोसा करेगा कि वाकई इससे नुकसान हो सकता है? वो क्या करेगा, जब भी मौका मिलेगा वो क्या करेगा, दौड़ के जाएगा, छू लेगा। समझ पा रहे हो? या कोई जानवर देखो, कई बारी रोड पे क्या करते हैं, छलांगे मारने लग जाते हैं, कई बारी कूदने फांदने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हम समझ रहे होते हैं ना कितना खतरनाक है ये। या कई बारी देखो ना रोड पे लोग स्टंट करते हैं, तो हम समझ रहे होते हैं ना कितना खतरनाक है ये, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन पॉइंट क्या है, वो स्टंट करने के बाद भी क्या रह जाते हैं, सेफ रह जाते हैं ना, स्टेबल रह जाते हैं कई बार, मैक्सिमम केसेस में। या कम से कम उतना बड़ा नुकसान नहीं होता ना जिससे उनका फिर से वो रिवर्स ना आ सके, फिर से वो स्टेबल कंडीशन में ना आ सके। तो इससे क्या होगा, वो बार बार करते हैं, क्या करते हैं वो बार बार उस रिस्क को लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एंड में स्टेबिलिटी तो आ ही जानी है, तो बार बार रिस्क लेंगे, बार बार रिस्क लेंगे, बार बार वही साइकिल करेंगे। एक स्टेबिलिटी, रिस्क लिया, फिर स्टेबिलिटी, रिस्क लिया, फिर स्टेबिलिटी, रिस्क लिया, फिर स्टेबिलिटी, तो बार बार उसी सर्कस को करते रहेंगे। कुछ आया समझ में? तो वैसे ये है, ये डबल बॉन्ड फाइनली क्या हो गया, एक दूसरे सेटअप में आ गया, तो ये डबल बॉन्ड भी क्या करता रहेगा, डीलोकलाइज करता रहेगा, क्योंकि एक ने अगर एक पे नेगेटिव आया, एक परेशान हुआ, तो फर्दर उसको स्टेबलाइज करने के लिए दूसरा परेशानी ले रहा है, फिर उसको स्टेबलाइज करने के लिए तीसरा परेशानी ले रहा है। आप देखो यहाँ इस पे नेगेटिव आया, फिर इसकी परेशानी यहाँ शेयर हुई तो इसके पास परेशानी आ गई, फिर इसने डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ नेगेटिव आया, तो फाइनली ये शेयर कर लेगा। कुछ है समझ में? तो क्या हो रही है यहाँ पे, परेशानी डीलोकलाइज हो रही है, और फाइनली एक दूसरे सेटअप पे हम आ जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे समझ क्या पाए आप कि जितने स्लो रेट से मैंने आपको दिखाया है ना, ये ऐसे नहीं होता कि आराम से हौले हौले से हवा चल रही है, हौले हौले से ये पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाई बॉन्ड जो होते हैं ना, बड़ी रफ्तार से घूमते हैं। तो फाइनली ये किस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप देखो ना कि आपका सीलिंग फैन जब चल रहा होता है ना, जैसे वैसे तो आप में जो ब्लेड है वो आमतौर पे तो सीलिंग फैन में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं ना, तो आपको तीनों फैंस, तीनों ब्लेड्स क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं ना। लेकिन जब फैन फुल स्पीड पे चलता है ना, तो आपको क्या लगता है, आपको सीधा सीलिंग दिखाई पड़ती है। सारे फैंस क्या लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे तो कोई ब्लेड है ही नहीं, सब ब्लैंक हो गया, सब आपको यूनिफॉर्म, या तो फिर आपको क्या दिखाई पड़ता है कि यूनिफॉर्म एक सर्कल बन गया, यूनिफॉर्म एक सर्कल बन गया। क्या लगता है कि ब्लेड पूरे में क्या हो गए, फैल गए, थोड़े से लेस डेंस हो गए और पूरे में फैल गए और पूरा एक सर्कल बना दिया। क्यों? क्योंकि ब्लेड इतनी रफ्तार में घूम रहा है कि वो लग रहा है पूरे सर्कल में ही अब ब्लेड हो गए। कुछ आ रहा समझ में? तो वैसे ही ये पाई बॉन्ड इतनी रफ्तार से घूमेंगे कि डबल बॉन्ड ये एक जगह पे नहीं रहेगा। ध्यान से देखो जरा, पहले ये डबल था, अब डबल कौन है, ये। पहले ये सिंगल था, अब ये डबल है। पहले ये डबल था, अब ये सिंगल है। पहले ये सिंगल था, अब ये डबल है। मतलब रेजोनेंस की वजह से जो सिंगल था अब वो डबल है, जो डबल था वो सिंगल है। और ये काम सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का क्या चल रहा है, बड़ी रफ्तार में चल रहा है। तो एक्चुअल में ये आपको वही सीलिंग फैन वाला ऑब्जर्व कीजिए कि ये ब्लेड्स आपको 3 ब्लेड्स ऐसी नहीं दिखाई पड़ेंगी कि अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे है। जब रफ्तार में चलेगी ना तो आपको क्या, पूरा एक सर्कल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीलिंग फैन से अज्यूम कीजिए, पूरा एक क्या दिखाई पड़ेगा, सर्कल। तो ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ये पाई बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और इसको बोलेंगे कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है ये, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या चीज होती है जरा समझो। अभी हमने क्या देखा कि भाई बेंजीन की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की 139 पिकोमीटर है ना, जो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा। लेकिन देखो हमें मिल क्या रहा था, 154 और 133। हमने सोचा था ना कि ऐसा होता होगा, क्योंकि डबल और सिंगल हमने बनाए। तो एक्चुअल में क्या है कि जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है उस बेंजीन की, वो किससे डिसाइड होंगी, इससे। एक्चुअल प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड होंगी, इससे। तो फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसा करेंगे, मैं जरा समझाता हूं। क्या इतनी सी बात अभी जितना समझाया वो क्या समझ गए? जितना अभी समझाया उसको पहले रिकॉल करा देता हूं, फिर आगे चलता हूं, ठीक है ना।
ये पाई बॉन्ड क्या होते रहेंगे, डीलोकेलाइज होते रहेंगे सीलिंग फैन की तरह। ये रफ्तार इनकी फास्ट है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि डबल बॉन्ड एक ही जगह पे है। ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, बड़ी रफ्तार में घूमेगा, तो एक्चुअली डबल बॉन्ड क्या पूरे में ही फैल जाएगा और किसी एक का नहीं होगा, डीलोकेलाइजेशन बहुत ही फास्टर होगा। तो ये पाई बॉन्ड किसी एक जगह पे नहीं है, पहले जो डबल था अब वो सिंगल है, पहले जो सिंगल था अब वो डबल है। तो फाइनली ये सिंगल डबल का खेल बड़ी रफ्तार में चलेगा। तो ये पाई बॉन्ड एक्चुअल में क्या है, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ये कंप्लीटली क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। ये डीलोकेलाइजेशन हुआ कैसे, रेजोनेंस की वजह से। ये स्ट्रक्चर्स, ये और ये स्ट्रक्चर क्या रियल नहीं है। रियल कौन है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज बेंजीन को डिसाइड कर सकता है, वो ये है, वो ये है, जहां पे पाई बॉन्ड पूरी तरीके से क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। आप इसको बोलते हैं रियल। ये दोनों स्ट्रक्चर्स रियल नहीं है। अच्छा, कैसे रियल नहीं है, इनको क्या बोलेंगे फिर, इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। समझ है, ठीक है, कुछ कुछ तो आ गया, लेकिन अभी पूरा रेजोनेंस पूरा भी कहता नहीं है, वो ग्रिप नहीं बन रही है। हाँ, क्यों बनेगी, अभी अभी तो थोड़ा ही समझा है, अभी तो पूरा बाकी है। समझो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर समझोगे, थोड़ी ग्रिप स्ट्रांग होगी आपकी, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, कई बार क्या होता है ना कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, आप क्लास में बैठे होते हो, तो कई बार बड़े गुमशुम बैठे होते हो। देखा होगा आपने, बड़ी शांति के साथ, बड़ी तहजीब के साथ बैठे होते हो आप। क्यों बैठे होते हो, इसीलिए तो कि भाई अभी क्या होगा आपको, कुछ आपके टीचर कुछ आपसे पूछने लग जाएं, क्योंकि आपने तो तैयारी की नहीं है। आप तो क्या हो, आप तो अच्छे से आपने पढ़ा नहीं है, अच्छे से आपको समझ नहीं आया, या तो आप पढ़ना नहीं चाहते, या तो आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, दो ही बातें हो सकती है। समझ आ रहा। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप थोड़े डरे सहमे से कई बार रहते हो। हाँ, अब याद तो आ रहा है, रहते तो हो। दूसरा, आप वही कुछ खेल रहे होते हो, मान लो आपको फुटबॉल खेलना बड़ा अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना बड़ा अच्छा लगता है, आप वो खेल रहे हो। उस टाइम पे वहाँ पे कैसा एटीट्यूड होता है, और इत्तेफाक से आप अच्छा खेल लेते हो, ऐसा लोग कहते हैं। तो फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब आप देखोगे कि वहाँ पे फील्ड पे जो आपका एटीट्यूड है ना, कई बार बहुत ही अटैकिंग होगा, और बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करते हो कि ना भाई ऐसा हम कर लेंगे, वैसा हम कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है, सब संभाल लेंगे। तो पॉइंट क्या है, क्रिकेट फील्ड पे जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका क्लासरूम में एटीट्यूड है, समझ पा रहे हो। दूसरा, आए अपने घर पे, खास तौर पे अपने पेरेंट्स के सामने, और इत्तेफाक से आप उनसे डरते भी हो, तो तब उस टाइम पे आपका एटीट्यूड। तीसरा, मतलब चौथा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, वहां पे आपका ज़बरदस्त कंफर्ट जोन है, वहां पे आपका एटीट्यूड, वहां पे आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो मैंने 4 एग्जांपल लिए, क्लासरूम का, घर पे पेरेंट्स के सामने, फील्ड पे खेलते हुए, और फ्रेंड्स के साथ जब आप मस्ती कर रहे हैं किसी माहौल में बढ़िया बना हुआ है, कोई बर्थडे पार्टी है या समथिंग, कुछ भी आप ले लो ना, किसी भी तरीके का कोई पार्टी है, कहीं पे आप क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। कुछ आया समझ में। 4 अलग अलग जगह पे 4 अलग अलग तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, चारों जगह पे आपका बिहेवियर सेम नहीं होने वाला। क्या है फिर, जो वो चारों फॉर्म आपकी है, क्या वो 100% आपको डिफाइन कर सकती है। उन 4 अलग अलग जगहों पे 4 अलग अलग इंसानों ने अगर तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तो वो क्या तुम्हारे बारे में 100% सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या एकदम सही बोल सकते हैं कि तुम वही हो जो तुम क्रिकेट फील्ड पे हो, क्या 100% वही हो, क्या तुम 100% वही हो जो क्लासरूम में हो, क्या तुम 100% वही हो जो घर पे हो, क्या तुम 100% वही हो जो किसी पार्टी में हो। ना ना, आंसर करोगे नहीं नहीं नहीं। उन सब का, उन चारों जगह पे तुम्हारा जैसा बिहेवियर है, उन चारों जगह पे तुम जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, उन सभी को, वो सभी ही तुम्हारे क्या है, फॉर्म्स हैं। वो सभी ही तुम्हारे क्या है, फॉर्म्स है। वो सभी ही तुम्हारी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, तुम्हारी एक्चुअल फॉर्म में क्या करेंगे, ध्यान दो, तुम्हारी एक्चुअल फॉर्म में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान दो, तुम्हारी एक्चुअल फॉर्म में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअल फॉर्म तो इन सब का मिक्सचर है। एक्चुअल फॉर्म क्या है, इन सब का मिक्सचर है। ये 4 अलग अलग जगह पे तुम जो थे, वो तुम्हारा एक्चुअल फॉर्म में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे कि हाँ भाई, तुम वो भी हो जो क्लासरूम में जिस तरीके से हो, तुम वो भी हो जो तुम एक पार्टी में हो, तुम वो भी हो जो एक फील्ड पे हो, तुम वो भी हो जो एक
घर पे हो, समझ पा रहे हो? तो वो सारे ही तुम्हारे फॉर्म्स क्या है, कंट्रीब्यूटिंग है एक्चुअल फॉर्म में। एक्चुअल फॉर्म में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, समझ पा रहे हो? मतलब अलग अलग जगह पे तुम्हें ऑब्जर्व करके तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, समझ पा रहे हो? बट वो पूरी तरीके से तुम्हें जानना नहीं हुआ। पूरी तरीके से कब जानेंगे, जब सारी फॉर्म्स को तुम्हारी ऑब्जर्व करके एक हाइब्रिड बनाएंगे ना, वो पूरा तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। तो वैसे ही ये क्या है, ये दोनों ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। ये थोड़ी थोड़ी बातें बेंजीन की बता सकते हैं, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। और ये क्या है आपका, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल फॉर्म है, ये रियल फॉर्म है। आई बात समझे? ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। ये सब क्या है, कंट्रीब्यूटिंग। ये देखो फील्ड पे, ये देखो क्लासरूम में। तो थोड़ी थोड़ी बात है। अरे भाई क्लासरूम में जो तुम्हें ऑब्जर्व किया मैंने, तो एकदम 100% तो मैं रॉन्ग नहीं हूंगा ना, बट वो पूरी तरीके से आपको समझ पाना नहीं होगा, पूरी तरीके से आपको समझ जाना भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप मुझे अपने बारे में दे सकते हो, पूरी तरीके से नहीं, समझ पा रहे हो? तो कहानी क्लियर हो गई कि ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग कहलाएंगे और ये क्या कहलाएगा, ये रियल। इस रियल वाले को क्या बोलेंगे, ये सबका मिक्सचर है, सबके बाद फाइनली ये बनेगा, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड और इसको बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा तो आपने शायद ही पढ़ा हो ना इस तरीके से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो कुछ अब कहानियां करते हैं, थोड़ा बहुत अब आपको आइडिया लग गया, कुछ कहानियां करते हैं और भी आगे बातें करेंगे। मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर्स रेप कर देने चाहिए जो मैंने लिखा था, अब उसी पे फाइनली हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आइए जरा बात करते हैं। अब देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे और वो क्या रहने वाला है जरा समझते हैं। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर, ये वाले, ठीक है ना? नॉट रियल। आरएस बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल नहीं होते। हाइब्रिड क्या होगा, रियल होगा, तो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा। वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी है। कांट डिसाइड एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज, सो देयर इज नीड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस थ्योरी। मतलब एक फॉर्म तुम्हारी जान लेने से पूरी तरीके से तुम्हें जाना नहीं जा सका है, तो फिर सारी फॉर्म्स तुम्हारी जाननी पड़ेंगी अगर एक्चुअल में तुम्हें जानना है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करेगा, पूरी प्रॉपर्टीज को उस कंपाउंड के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, आपको सारे के बारे में जानना पड़ेगा। जब इन दोनों को आपने जाना, ध्यान दो इसको रब कर दे रहा हूं मैं, जब इन दोनों को ही आपने जाना, किनको जब इन दोनों को ही आपने जाना, तब तो फाइनली आप हाइब्रिड तक पहुंच पाए ना, तब तो फाइनली आप हाइब्रिड तक पहुंच पाए। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है जरा समझना। इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। और कैसे सेम है इसके बारे में अभी जब आगे मैं थोड़ी सी कहानी आपको समझाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इन दोनों की एनर्जी सेम है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आया? बढ़िया। और ये आपका हाइब्रिड है, ठीक? यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड लोअर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी आप बोलते हो। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कम होगी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं समझाता हूँ इस बात को। पहले देखो एक बात समझो, आपने सुना होगा कि कई बार जब आपको सोसाइटी में हिंड्रेंस क्रिएट करनी होती है, दंगे कराने होते हैं, ठीक है ना? तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही ना कैसे दंगे होते हैं भाई, कैसे दंगे होते हैं। चलो मैं बताता हूँ। एक जो मान लो आमतौर पे क्या होता है, दंगे दो लोगों को या दो सोच के बीच में होता है ना, दो सोच के बीच में होता है। तो एक सोच कहती है भाई ये चीज सही, ऐसा होना चाहिए, दूसरी सोच बोलती है ये चीज सही, ऐसा होना चाहिए। समझ पा रहे हो? और इत्तेफाक से दोनों एक दूसरे को क्या मान रहे होते हैं, गलत। दोनों एक दूसरे की सोच को क्या मान रहे होते हैं, गलत। तो फिर यहां पे क्या होता है, टकराव क्या होता है। समझ पा रहे हो? दंगे होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या सीन हुआ, ध्यान दो। अगर
इधर से कुछ नेगेटिव बयानबाजी आ रही है इनके बारे में और इधर से नेगेटिव बातें आ रही इनके बारे में, तो फाइनली दोनों ही सोच के लोगों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी घटेंगी? आप बिल्कुल बोलोगे भाई, अगर ये इंसान इस वाले को बुरा बोलेगा तो फिर इसको बुरा लगेगा, पलट के ये इसे बुरा बोलेगा, तो दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, बुरा बुरा खेलने लग जाएंगे ना। और फाइनली दोनों के बीच में दूरियां, जब एक दूसरे की बुराई करोगे ना, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव इंपैक्ट डालोगे, तो दूरियां एक दूसरे से बढ़ती जाएंगी। और दूरियां अगर बढ़ेंगी यानी कि डिफरेंसेस तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, और डिफरेंसेस अगर बढ़ेंगे तो कई बार इससे तुम्हारे क्या होंगे, डिस्प्यूट होंगे ना, झगड़े होंगे ना, और पूरी सोसाइटी को तुम क्या करोगे, अनस्टेबल करोगे। क्योंकि जब दो अलग अलग टाइप की सोच लड़ेंगी ना, तो सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, जिसको आप दंगों का नाम देते हो। कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया? कुछ समझ आया? बहुत बढ़िया। तो वही कहानी यहाँ भी रहने वाली है कि ध्यान दो, डिफरेंसेस अगर ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। डिफरेंसेस अगर आपस में जितने ज़्यादा कर लोगे, आपस में लोगों के बीच में अगर डिफरेंसेस बढ़ा दोगे, तो उनके बीच में झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो सोसाइटी क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। मान लो अब रोज़ कोई लड़ रहा हो आपके नेबरहुड में, तो आप क्या सोचोगे, भाई ऐसा करो थोड़ा संभाल के निकलना, या इस टाइम पे मत निकलना, कहीं लड़ ना रहे हो, कहीं पता लगे कुछ ईंट पत्थर आके आपको भी लग जाए, तो आप क्या सोचोगे, आपके मन में एक डर का आएगा नहीं आएगा, एक भाव, एक डर का एक माहौल आपके मन में बन जाए कि भाई इस टाइम पे मत निकलना, इस दिन मत निकलना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। तो आप जैसे नॉर्मल फेज में भी रह रहे हो, उससे आपके मन में क्या आएगा, एक डर का माहौल आएगा। तो पॉइंट समझ रहे हो? आप डरोगे, आपका मतलब क्या है, सोसाइटी डरेगी, और सोसाइटी डरेगी तो पूरी सोसाइटी क्या होगी, अनस्टेबल होगी ना। अनस्टेबिलिटी मतलब परेशानी ना, तो उसके लिए परेशानी की बात हो जाएगी ना। मतलब डिफरेंसेस आने मत दो, डिफरेंसेस आएगा तो सोसाइटी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो वही कहानी यहाँ भी है कि देखो यहाँ पे आपने इस कार्बन कार्बन को बोला डबल बॉन्ड तुम्हारे पास, इसको बोला सिंगल। अच्छा ये एक बात तो जानते हो ना कि डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना। अच्छा अब ये क्या चीज आ गई, जरा समझना 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 समझना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ले लो ना कि आपके फादर है या आपकी मदर है, ठीक है ना। वो क्या है, सबसे पहली बात तो इतना करीबी आपका उनसे रिलेशन है, ठीक है ना, इतना करीबी उनसे आपका रिलेशन है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, वो आपके बॉस भी हैं। मान लो आप जिस कंपनी में काम करते हो ना, उस कंपनी के वो बॉस हैं। अब आप बताओ, एक तो ये हो गया, मतलब आपके फादर ही आपके बॉस हैं कंपनी में, और दूसरा एज्यूम करो जस्ट आपके फादर हैं, ठीक है ना। तो लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा कहते हैं कि कई बारी क्या होता है, कई बारी इमोशंस तो इमोशंस है, साथ में जब उसमें पैसा भी जुड़ जाता है ना, क्योंकि काम, बॉस, कंपनी मतलब पैसा ही तो। जब पैसा जुड़ जाता है ना, तो रिलेशंस और भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा सुना होगा ना मूवीज में लोगों को कहते हुए, ये शायद खुद भी एक्सपीरियंस किया हो। समझ पा रहे हो? तो एक जहां पे आप जिससे दिल से जुड़े हो, साथ में पैसा भी आ गया, तो अब ये दो बॉन्ड बन गए ना, दो वजह जुड़ गई ना तुमको तुम्हारे फादर से जोड़ने के लिए, दो वजह। और दूसरा सिर्फ एक ही वजह था, इमोशनल एंगल। क्या था, इमोशनली आप जुड़े थे। तो बताओ, इमोशनल प्लस फाइनेंशियल और सिर्फ इमोशनल, बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड से तुम सामने वाले से जुड़े हो। तो दो बॉन्ड है, इमोशनल प्लस फाइनेंशियल और सिर्फ इमोशनल, तो ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा, इमोशनल प्लस फाइनेंशियल। ऐसा लोगों का मानना है, तुमने सुना होगा। समझ आ रहा? तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दो है, ये कार्बन और ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, ये एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पे दो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड ऑर्डर है। तो ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मुश्किल किसे तोड़ना होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो डबल बॉन्ड होगा। कम स्टेबल कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कोई आया समझ में? नहीं आया? मतलब यहां पे क्या कहानी है, किसी कार्बन कार्बन को आपने स्ट्रांग कर रखा है, किसी कार्बन कार्बन को आपने क्या कर रखा है, वीक कर रखा है। मतलब ऐसा अरेंजमेंट है, इस तरीके से मॉलिक्यूल को अरेंज करके रखा है। समझ पा रहे हो कि कोई स्ट्रांग, कोई लेस स्ट्रॉन्गर। तो अब इससे क्या होगा, डिफरेंसेस हैं कि नहीं है सोसाइटी में, लोगों के बीच में। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सारे इंसान इंसान ही तो है, उनमें फर्क क्यों कर रहे हो?
और अगर फर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो स्टेबल वाला होगा ज़्यादा खुश होगा, जो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा वो दुखी भी होगा ना, कि भाई क्यों, मुझे ऐसा क्यों नहीं, मैं डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। ये वाला सोच रहा होगा ना कि भाई ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये क्यों नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस होंगे कि नहीं होंगे। और सोसाइटी में जो आपस में डिफरेंसेस होंगे तो बताओ, ये दो स्ट्रक्चर जहां पे सिंगल डबल का खेल कर रहे हो, और ये स्ट्रक्चर जहां पे सारे सिंगल है और पाई बॉन्ड क्या कर दिया, पाई बॉन्ड आप सब में ही क्या कर रहे हो, डीलोकलाइज कर दिया। पाई बॉन्ड अब सबका है, पाई बॉन्ड अब सबका है। सबका कैसे, समझो जरा ध्यान से। जैसे आपने इसको एग्जांपल दे रहा हूँ विजुअलाइज करने के लिए तुम्हें। जैसे आपके पास है मान लो गोल्ड है, ठीक है ना। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड की मान लो एक चेन आपने देखी होगी। तो कई बार चेन कैसे बनवाते हैं लोग, ऐसे बनाते हैं। देखो ये जैसे मान लो ये एक हिस्सा यहाँ है, यहाँ सॉलिड है, मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा स्पेस दे दिया, फिर गोल्ड है, फिर स्पेस, फिर गोल्ड। तो इस तरीके से फिर आपने क्या कर दिया, उस गोल्ड को लिया और आपने क्या कर दिया, मेल्ट करा दिया। तो मेल्ट कराने के बाद अब वो सारे गोल्ड का जो सिस्टम था, जो पूरा जितना भी था आपके पास, वो सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद आप उसे क्या कर दो, खींच दो। तो पहले जो गोल्ड की चेन आपकी, गोल्ड का अमाउंट जो बीच बीच में ही था ना, जो बीच बीच में ही था, अब आपने उसको सॉलिड बना के और खींच के सब में डिवाइड कर दिया। पूरी गोल्ड की चेन को आपने पूरा आपने सर्कल बना दिया। मतलब इसको ऐसा समझ लो कि डबल बॉन्ड जो भी एक जगह पे है ना, इसको आपने मेल्ट करा दिया। क्या करा दिया, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो, विजुअलाइज कर लो, ताकि इससे तुम्हें जल्दी से समझ आ जाएगा। तो मेल्ट करा के आपने क्या कह दिया, मेल्ट करा के इन तीनों को पहले जोड़ा और मेल्ट करा के क्या बोल दिया, भाई ये देखो तीनों में सब में बांट दिया। ध्यान दो, ये मैं कहानी सुना रहा हूँ, इसका एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है, समझ पा रहे हो। और एक्चुअल से अगर लेना देना भी है तो रेजोनेंस थ्योरी से आप समझ पाओगे। जस्ट मैं तुम्हारे प्रैक्टिकली जो तुम जानते हो ना उससे रिलेट कर रहा हूँ। तो जो अभी यहां पे था उसको आपने क्या किया, मेल्ट करा के खींच के सब में ही दे दिया। तो एक्चुअली अब ये पाई बॉन्ड सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सब में क्या हो जाएगा, एक ही टाइम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो पॉइंट यहां पे क्या है कि अब इस वाले सेटअप में जो डबल है, जितना पहले उसके पास अमाउंट हुआ करता था, आपने उसको मेल्ट करा के खींच दिया ना। तो जितना अमाउंट का वो हकदार था, अब उसमें थोड़ा इसका हिस्सा भी आ गया ना। इसको खींचा तो जितना का ये हकदार था, थोड़ा इसका हिस्सा भी इसमें भी थोड़ा चला गया। खींच दिया, थोड़ा इसमें भी आ गया। तो पॉइंट यहाँ पे क्या चल रहा है, अब सबको आपने क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो अब आप देखोगे कि जितना अमाउंट डबल बॉन्ड का इसके पास हुआ करता था, अब उसमें थोड़ा शेयर इसका भी आ गया ना। इस वाले में थोड़ा शेयर इसका और थोड़ा शेयर ऐसे इसका। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो आप सोच रहे थे एक्चुअल में एक ही के पास हुआ करता था एक टाइम पे, वो अब क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। तो एक्चुअल में ना ये सिंगल बॉन्ड सिंगल है, ना ये डबल बॉन्ड डबल है। यहाँ पे डिफरेंसेस आपने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज करके मिटा दिए। और डिफरेंसेस अगर मिटा दोगे, सबको एक जैसा कर दोगे, तो बताओ सोसाइटी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आपस में डिफरेंसेस अगर मिटा दोगे ना, लोगों के लड़ने की वजह अगर आप मिटा दोगे, तो सोसाइटी क्या हो जाएगी। जब मैं डिफरेंसेस मिटाने की बात कहता हूँ तो नेगेटिव वजह वाली, अगर वो आप मिटा दोगे ना, तो फिर ऐसे में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। तो स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। समझ पा रहे हो। तो ये हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होगा दैन इसके। कुछ समझ आ गया, बहुत अच्छा। अब इससे आगे चलते हैं और कुछ कहानियां हम और भी करते हैं अगले पॉइंट पे। देखो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब क्या है, देखो बात समझो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट कैसे हैं अभी समझा दूंगा। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये दोनों बातें अभी समझाता हूँ कि आप ये कैसे पता लगाते हो कि इक्विवेलेंट दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है। या ये भी कैसे पता लगाते हो कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल, अभी समझा देता हूँ, ठीक है ना, ये सारी बातें। तो अब अगले स्ट्रक्चर, अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर होंगे तो वो इक्वल कंट्रीब्यूटर होंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में, या मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होंगी रेजोनेंस हाइब्रिड में। समझ आ रहा है। तो कैसे डिसाइड करें
कि कौन कौन इक्विवेलेंट है, कौन मोस्ट स्टेबल है, तो अब वो डिसाइड करने जा रहे हैं। तो कुछ आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैंने लिख रखी है, ये आपको ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इन्हीं ऑर्डर में आपको देखना है। सबसे पहले क्या देखना है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा हो। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो। यहाँ CH3 में, यहाँ CH3, ये CH3 तो सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बॉन्ड सेम है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, लेकिन यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ देखो तो एक ही सिग्मा है। तो ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ध्यान दीजिएगा, CH3OH सेम, CH3OH सेम, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ज्यादा स्टेबल कौन, ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर में है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल कौन, ये। मोर द कोवलेंट बॉन्ड, आगे आप लिख सकते हो मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर विल बी स्टेबिलिटी किसकी, ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो? इसके आगे लिख लो हेंस इट विल मोर कॉन्ट्रीब्यूट, हेंस इट विल मोर कॉन्ट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ आया, कहानी क्लियर है? तो पहली तो यहाँ पे, हालांकि अभी वो बात मैं बाद में भी लिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए पहले स्टेबिलिटी जज करना सीखो। तो कोवलेंट बॉन्ड जिसके पास सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये आपको बताया ना, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। समझ आया? अगला नोबल गैस स्ट्रक्चर या कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो कि जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, आउटर शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, आप जानते हो कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है ना। आउटर शेल में इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयरिंग किया, एक इधर एक इधर, आउटर शेल में 8 हो गए, तो 6 में से 2 का बॉन्डिंग में यूज किया अपने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन ने, और बचे 4 वो आपको 2 लोन पेयर के फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। चलो ध्यान से देखना, इस कार्बन के पास क्या है, 3 ही बॉन्ड बनाया है, 2 H के साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन ने। तो इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका जो चौथा बॉन्ड था वो कोई छीन के भाग गया, तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। चौथा जो ऑर्बिटल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, दोनों लेके कोई भाग गया, तभी तो इसके पास पॉजिटिव आया ना। तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर का यूज करते हुए इसके साथ क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ ऐसा मैं दिखा रहा हूं। ये इसके पास पॉजिटिव एक खाली ऑर्बिटल थे ना, एक खाली ऑर्बिटल को मैं ऐसे प्योर पी को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये प्योर पी का एक खाली ऑर्बिटल था, उसके साथ इसने अपने लोन पेयर क्या कर लिए, शेयर कर लिए, क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो ध्यान दो, जब इसके पॉजिटिव को यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर के साथ शेयर कर लिया ना, तो इसके ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट हो गया ना। पहले इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान दो, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वहां से और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, यानी कि टोटल इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था। इसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो अब इसके पास कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब चार्ज तो एक है ही ना, तो चार्ज अब किसके सर आएगा, चार्ज अब ऑक्सीजन के सर आएगा। वजह क्या है, क्योंकि अब ये दूसरे को स्टेबल कर रहा है ना, इसने खुद कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया है ना। तो वही बात है ना कि अगर आप दूसरे की परेशानी को दूर करोगे ना, तो परेशानी आपके सर आ जाएगी ना। कई बार आपने सुना होगा ना कि लोग बहुत इंटेंस तरीके से, आपने ऐसी रिपोर्ट्स कई बार आपको सुनी होगी आपने, कि कई बार बहुत ही ड्रास्टिक माहौल में जब डॉक्टर्स काम करते हैं ना, तो कई बार वो नेगेटिविटी से क्या हो जाते, घिर जाते हैं। समझ पा रहे हो, डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई है। समझ पा रहे हो, कहानी क्लियर है? तो पॉइंट क्या है कि आप दूसरे की नेगेटिविटी अगर आप दूर करते रहोगे ना, तो वो नेगेटिविटी वहां से उड़ेगी, तो फिर आपके पास तो आएगी ना। समझ पा रहे हो, थोड़ी बहुत आप पे इम्पैक्ट डालेगी। तो वैसे ऑक्सीजन ने इसकी
इसकी परेशानी को दूर किया, तो चार्ज तो रहेगा ना। तो अब चाहे बोल दो कि ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बनाया इसलिए, चाहे बोल लो कि ऑक्सीजन पे अब क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हो? और ध्यान दो, ये हमेशा ही याद रखना कि ऑक्सीजन की जो लिमिट होती है 2 कोवलेंट बॉन्ड की होती है, एक नॉर्मल ऑक्सीजन की। तीसरा बॉन्ड वो जैसे बनाएगा ना, उस पर क्या आएगा, आमतौर पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे ये कहानी हो गई। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ने अपने यहाँ पे देखना एक लोन पेयर क्या कर लिया, यहाँ पे शेयर कर लिया ना, तो पॉजिटिव क्या हुआ है, समझा दिया आपको। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, समझा दिया आपको। ध्यान दो, ये लोन पेयर इसके कार्बन के साथ इसने शेयर किया है, कंप्लीटली कार्बन को दे नहीं दिया है। तो शेयर करने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ध्यान दो, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं कार्बन के साथ, दे नहीं दिया। जा भाई सिमरन की तरह जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं किया गया है। क्या किया गया है कि भाई शेयर कर लो। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अभी भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ना, 3 बॉन्ड इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन ना, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर 1 इधर, 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सारे कार्बन तो कंप्लीट है ही। तो पॉइंट यहाँ पे समझ रहे हो, यहां पे सबका ऑक्टेट क्या है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आपको अच्छे से पता हो तो ये भी समझाया है कि कार्बन ऑक्सीजन सारे क्या होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में आउटर शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हो। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड पीरियड के आउटर शेल में S और P सब शेल होता है ना, L इज इक्वल टू n-1, 2-1, L इज इक्वल टू 1, P सब शेल ना, तो P और उसके नीचे S, तो 2S 2P, S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, टोटल सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो हर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के पास, मस्त मजे में। तो यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। किसकी बात मैं कह रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन की। गलती से हाइड्रोजन मत ले लियो, हाइड्रोजन का तो ट्रिपलेट ही होगा ना। समझ आया? तो यहाँ पे भले ही चार्ज है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन का खास तौर पे। तो इस तरीके से ये ज्यादा स्टेबल होगा देन इसके। यहाँ जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे टारगेट अभी कार्बन का इनकम्प्लीट है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन। तो आप आंसर करोगे कौन सा वाला, कौन सा वाला भाई, कौन सा वाला, तो ये। समझ आया? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। समझ क्या? चलो भाई, बना चुके होंगे आप। अब आगे चलते। इफ देयर इज चार्ज सेपरेशन, ये क्या चीज है जरा समझो। पहली बात तो अगर आपको बार बार समझाया है कि चार्ज अगर है तो आमतौर पे परेशानी की बात है, ये है ना। समझ पा रहे हो? चार्ज आपको समझाया ना, फेवरेट सॉन्ग सुन के चार्ज हो जाते हो तो फिर एनर्जी बढ़ जाती है, तो कई बार चीखने चिल्लाने लग जाते हो, जोर से हंसने लग जाते हो। ये सब क्या है, आपकी अनस्टेबिलिटी बताता है ना। मतलब चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी घटी, मतलब एनर्जी बढ़ गई। समझ पा रहे हो बात को? तो वही बात यहाँ भी। देखो जरा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH है। अब क्या किया, इसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे जरा देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl के पास जो लोन पेयर है ना, इसने अपना लोन पेयर इस तरफ भेज दिया, इस तरफ देखो, अपना लोन पेयर इस तरफ भेज दिया बॉन्ड बनाने के लिए। तो जैसे बॉन्ड बनाने के लिए भेजेगा, जरा ध्यान से देखना, ये पाई बॉन्ड तुरंत, क्योंकि अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड पहले से बना रखे, ध्यान दो, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड इधर। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऊपर से 5वां बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन अपन लोन पेयर भेज रहा है। ये कार्बन क्या बोलेगा, मुझसे ना होगा। ये पाई बॉन्ड से रिक्वेस्ट करेगा ना, भाई पाई बॉन्ड जरा घूम जाओ यार। तो पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, पाई बॉन्ड पूरी तरीके से कार्बन पे क्या कर गया, मूव कर गया। तो इसका दूसरा सेटअप क्या बन गया, जब पाई बॉन्ड पूरी तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके घूम जाएगा ना, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने अपने लोन पेयर का यूज करके एक कोऑर्डिनेट बनाया, तो क्लोरीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हो? और एक राज की बात आपको बताऊं, अगर पहले ये स्ट्रक्चर जो बना है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट चार्ज यहाँ पे 0, देखो कोई चार्ज है क्या इस स्ट्रक्चर पे, तो इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उस पे भी नेट चार्ज क्या होगा, 0।
ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। यहां भी देख लो, ये बताओ ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल है कि नहीं है, तो यहाँ पे इसको देखो, ये भी न्यूट्रल है कि नहीं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये भी पूरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, न्यूट्रल। तो कभी भी अगर आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और ऐसी गलती आपसे हो जाए, क्या कि आपका जो जो आपका पेरेंट स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट आप जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें नेट चार्ज जीरो नहीं आ रहा, तो आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये समझ आया कि जब ये मूव कराओगे तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप जरा ध्यान से समझो, इफ देयर इज चार्ज सेपरेशन, एक बात मुझे बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपने शायद देखी होगी ना मूवीज में, खासतौर पे डीडीएलजे बड़े फेमस है, उसमें राज और सिमरन। तो लास्ट टाइम पे जब राज ट्रेन पे जा रहा होता है ना, तो सिमरन क्या करती है, जोर से चीखती चिल्लाती है कि बाबूजी मुझे जाने दो, बाबूजी बाबूजी मुझे जाने दो। समझ आ रहा, मतलब क्या कह रही है, सिमरन राज से अट्रैक्टेड है, सिमरन राज से क्या अट्रैक्टेड है। तो बाबूजी एंड में क्या किया उन्होंने, जो सिमरन का राज के लिए जो अट्रैक्शन था उसको रोक नहीं पाए और सिमरन को बोल दिया ना, जा जी ले अपनी जिंदगी। मतलब सिमरन को राज से अलग कर पाना क्या है, बड़ा मुश्किल है। क्यों, सिमरन और राज क्या है, अट्रैक्टेड है, और अगर उन्हें अलग करोगे तो भाई आपके पास फिर क्या लगानी पड़ेगी, आपको एनर्जी, आपको क्या लगानी पड़ेगी, दो अट्रैक्टेड चीज को जबरदस्त तरीके से पकड़े, दोनों को इनको अलग करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, देखो ना, ये एनर्जी लगानी पड़ेगी। कुछ आ रहा समझ में। और ऑपोजिट चार्ज को जितना ज्यादा दूर करोगे उतना ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। अभी समझ आया नहीं आया, बढ़िया। तो वही बात यहां भी है, देखो यहां पे तो कोई चार्ज नहीं था, मस्त थे, कोवलेंट बॉन्ड देखो तो क्या कम ज्यादा हुए क्या, आप देखोगे बिल्कुल नहीं। पूछो कैसे, CH2 यहां भी, CH2 यहां भी, CH यहां भी, CH यहां भी, यहां डबल बॉन्ड था, यहां इस जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, तो आप देखोगे कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बढ़े घटे ना, मतलब पहली वाली बात तो फेल हो गई। अच्छा, आप अगर देखो तो सबका आउटर शेल क्या कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। पूछो कैसे, यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें ये 6 आपको दिख रहे हैं, ये 6, 2 2 4 2 6 और एक इधर से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। यहां बीच में एक लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो जाए। 8 इसका, यहां भी देखो ये 2 हाइड्रोजन से एक, मतलब एक एक हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड है यार, तो यहां पे CH2 में आगे 2 बॉन्ड, एक यहां 3 बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये पाई घूम गए ना पूरी तरीके से, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इधर से एक इधर से, एक H के साथ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट ही है ना, क्योंकि एक लोन पेयर का तो यूज किया, बाकी अभी भी इसके पास कितने बच गए, 4 बच गए ना यार, ये और ये तो बच गए, तो ये 4 बच गए, ये 4 कहां से आ गए, 2 बॉन्ड से, तो ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है, मतलब सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। मतलब पहली दोनों कहानियां दोनों में क्या बढ़िया से बन गई। तो तीसरी कहानी आपको लगानी पड़ेगी चार्ज सेपरेशन। यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है और यहां पे क्या है, चार्ज आ गया, यहां पे चार्ज आ गया, तो चार्ज आ जाने की वजह से अब कौन सा वाला अनस्टेबल होगा, जिसके पास चार्ज है। आपको बताया ना, चार्ज हो एनर्जी बढ़ जाएगी, उलूल जुलूल हरकतें करोगे ना तो फिर स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला स्टेबल ज्यादा है। अरे भाई मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलो भाई कॉपी कर लो, अब इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी करते हैं तीसरे फंडे में। Resonance in which negative charge is on more electronegative, positive charge is on more electropositive और less, relatively less electro। ये क्या चीज है, कहानी समझो रहा, बना रहे तो बना लो पहले। बढ़िया बना लिया होगा आपने। अब सुनो इसका मतलब क्या है। जैसे सोल्जर, सोल्जर बॉर्डर पे होता है ना, उसके हाथ में क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे ना गन। और स्टूडेंट कहाँ पे होता है, क्लास में होता है, स्कूल में होता है, उसके पास क्या होनी चाहिए, पेन। उल्टा कर दो, सोल्जर को बॉर्डर पे भेज दो पेन लेकर के, और क्लास में स्टूडेंट को क्या बोल दो कि तुम गन लेके बैठो। ऐसी सोसाइटी एज्यूम करो जहाँ पे छोटे मोटे बच्चे लड़के क्या लेके घूम रहे हो, गन, और जहाँ पे सोल्जर क्या लेके घूमे, पेन।
बताओ ये बहुत ही अनस्टेबल कहानी होगी, बहुत स्टेबल। आपके घर के अंदर जब गन लेके चलेंगे तो जो अभी खिलौने वाली गन वो चला रहे हैं, वो क्या चलाएंगे फिर? रियल वाली गन चलाएंगे ना। यहाँ झूठे मोटे किसी को मारते हैं तब सही सही मारेंगे ना। तो अंदर तुम्हारे क्या हो जाएगा, अंदर घर के अंदर क्या हो जाएगा? खून खराबा। और उधर बाहर से कौन अटैक कर रहा है? जब तुम्हारे दुश्मन देख रहे हैं कि सोल्जर तुम्हारे पेन लिए खड़े हैं, तो क्या बोलेंगे? अटैक करो, मारो इनको, जल्दी से इनको मारो, इनकी लैंड को क्या कर लो, एक्वायर कर लो, इनके ऊपर क्या कर लो, रूल कर लो। तो बताओ ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई? तुम अंदर से भी मार खा रहे हो, घर के अंदर, और घर के बाहर से दुश्मन मार रहा है तुम्हें। तो पॉइंट क्या है, तुम्हारी तो स्टेबिलिटी ज़बरदस्त घट जाएगी ना। ज़बरदस्त तरीके से तुम क्या हो जाओगे, परेशान, ख़त्म हो जाओगे। तो वही बात यहाँ भी है कि अगर पहली बात तो चार्ज क्रिएट होना अच्छी बात नहीं है, वो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ पा रहे हो? इन जनरल नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब अगर हो ही गया है, अगर हो ही गया है, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। और पॉजिटिव चार्ज किसके पास हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज किसके पास हो? नेगेटिव। गन किस पे सूट करती है? सोल्जर के पास। पेन किसको सूट करती है? स्टूडेंट के पास। समझ पा रहे हो? तो जिसको जो सूट करती है उसको वो दो। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग वाली खींचने की एबिलिटी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास आने चाहिए, तो उसको नेगेटिव दे दो। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, वो इलेक्ट्रॉन को करता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब आपने सुना होगा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोग ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ तुम अट्रैक्ट करते हो वैसे ही तुम बन जाओगे या वही तुम्हें मिल जाएगी ना, काइंड ऑफ। तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि भाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब वो नेगेटिव होना चाह रहा है, तो उसको नेगेटिव दे दो, उसको अच्छा लगेगा। जो नहीं खींचना चाह रहा या रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको पॉजिटिव दे दो, वो भी खुश हो जाएगा कि हाँ भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव मिल गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव को आप क्या दे दिया आपने? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अच्छा है। टीचर के हाथ में पेन और सोल्जर के हाथ में गन, अच्छी बात है, जिसको जो सूट करता है वो दे दिया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहेगी, अच्छी रहेगी ना। अब इसका उल्टा कर दो तो हाईली अनस्टेबल। तो वही बात यहाँ भी है, जरा समझना। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप जानते हो ऑक्सीजन कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑक्सीजन के ऊपर आपने क्या दे दिया? पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव किसको दिया है? कार्बन को। यहां पे पॉजिटिव किसको दिया है? कार्बन को। रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव को दिया है। समझ पा रहे हो? मेरा मतलब है रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दिया है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा। आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, कहानी करते हैं कुछ। अगर सबसे पहले इन तीनों में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। चलो ध्यान से देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पे CH। और अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो आप बोलोगे हाँ। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर था, एक का यूज करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाया ना, ये इसी वाले पैटर्न पे कोऑर्डिनेट बना लिया, तो यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करा लिया, तो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। देखो ना, 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 इधर से, 1 इधर से, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये, 8 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्यों आया? पहले समझा चुका हूं। यहाँ पे CH3, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पे अगर ध्यान दो तो इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। पूछो कैसे? 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, ठीक है ना, और 1 बॉन्ड H के साथ, तो यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो मतलब फाइनली इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक ही पॉजिटिव, सब में एक ही पॉजिटिव, तो ये तो सबसे आगे निकल गया। इसमें जरा देखो, इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ये भी क्या है? ये भी कम से कम C वाला स्ट्रक्चर A से तो अनस्टेबल है ही। तो मतलब A क्यों जीत गया B और C से स्टेबिलिटी में? क्योंकि यहां पे सबका क्या है? ध्यान दो, सबका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। समझ आया? और आपको बताया अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, ध्यान दो, नोबल गैस अगर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो तो वो तो सबसे आगे ही होता है, वो तो सबसे आगे ही होता है ना। कुछ समझ आया इसमें कहानी को? कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया। वो सबसे आगे ही होगा, तो A सबसे आगे होगा। और B की अगर बात करो तो B कहां पे होगा?
बी की कहानी को देखो तो अगर बी को हम ड्रॉ करें ना तो यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव और लोन पेयर, और ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर। अब इसमें दोनों में क्या सोच सकते हो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या आपने सोचा? बिल्कुल। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये क्या रहने वाला है, ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन बी और सी में किसको आप प्रेफर करोगे? तो ध्यान दो, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये किसकी तरह काम करता है? ये बोलो भाई, किसकी तरह काम करता है ये? या इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं एडिट कर दूं ना तो एक और फॉर्म में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो मैं उस फॉर्म में इसको लेके चलता हूं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया कि इस पॉजिटिव को, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को हम इधर इधर घुमाया तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड, तो फाइनली ये इधर घूमेगा तो इस पे जो पॉजिटिव आया वो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और फाइनली ओ पे आएगा पॉजिटिव। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है। तो क्या क्या पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सोल्जर के हाथ में आपने पेन दे दी है, यहाँ पे सोल्जर के हाथ में आपने गन दी है, स्टूडेंट के हाथ में पेन दिया, मतलब जिसको जो सूट करता है वही दिया, पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही दिया है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ध्यान इसके। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ना, क्योंकि बॉन्डिंग के देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 2 लोन पेयर थे ना, ये यहाँ भी 2 लोन पेयर तो होगा ही ना, लेकिन 2 लोन पेयर तो 4 ये और एक बॉन्डिंग से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखोगे सेम आएगा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। समझ आया? ये ज्यादा स्टेबल होने वाला है। कोई दिक्कत? इसी का एक दूसरा फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं, इसको बना लो, तब इसको रब करके दूसरी फॉर्म इसकी दिखा देता हूं। बढ़िया, पॉज करके आपने बना लिया होगा। अब इसकी एक दूसरी फॉर्म देख लो, मैं बस इसका उल्टा कर दूंगा, यहाँ पे ये सर्कस ऐसा कर दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव, जरा देखना ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान दो ध्यान दो, नेगेटिव में क्या होगा, अब ये आगे मूव कर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड आगे घूमेगा, तो फिर ये आगे घूम जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये आगे घूम जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये इधर इधर नेगेटिव आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अब फाइनली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान दो, यहाँ नेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है, यहाँ नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है, तो अब स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। पहले कार्बोकेटायन का ऑर्डर था, अब किसका है, कार्बन आयन का ऑर्डर है। समझ पा रहे हो? तो नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दिया, यहाँ पे नेगेटिव रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास था, तो ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला। समझ आ गया? कर लो इतना, पॉज करके आपने बना लिया होगा। चलो आगे पे चलते हैं। मिनिमल चार्ज सेपरेशन, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ है, और कैसे हुआ जरा ध्यान से देखिएगा, ओ पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से चार्ज सेपरेशन हुआ, और किस तरीके से हुआ, ये वाला ध्यान दो, ये कैसे बना, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, जस्ट ये पाई बॉन्ड को इधर घुमा दो, ये पाई बॉन्ड को इधर घुमाओगे ना, जब ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, ये बन जाएगा। ये वाला तीसरा वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, अरे भाई ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये वाला पॉजिटिव कैसे आया, देखो ये पाई बॉन्ड अगर आगे घूम जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस ये पाई बॉन्ड अगर आगे घूमेगा ना तो इस जगह पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो देखो ना यहाँ पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड बन गया। समझ आ रहा? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, और मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ वाला पाई बॉन्ड आपने बाकी जगह पे तोड़ दिया है ना, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है, तो ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बी और सी में देखो, तो यहाँ पे ऑपोजिट्स जो है ना, नेगेटिव और लोन पेयर, वो पास पास में, यहाँ पे नेगेटिव और लोन पेयर क्या हो गए, दूर दूर हो गए, रिलेटिवली इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गए ना। तो अभी आपको बताया ना, सिमरन और राज को अलग कर पाने में एफर्ट्स लगेंगे ना, तो ज्यादा स्टेबल कौन, यहाँ एफर्ट आपने ज्यादा लगा रखा ना, परेशानी ज्यादा बढ़ा रखी है, तो ज्यादा स्टेबल कौन, जहां पे ऑपोजिट्स कम से कम दूरी पे हो, ऑपोजिट्स कम से कम दूरी पे हो। तो यहाँ पे जब मैं मिनिमल चार्ज बोल रहा हूं तो ऑपोजिट्स के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब बी ज्यादा स्टेबल है सी से। समझ आया? कर लो जल्दी से।
अब इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉज करके आपने कर लिया होगा कि ये तो तब हो गए जब ऑपोजिट्स हैं। अगर लाइक चार्जेस हो तब क्या होगा, सरा बना लो, पॉज करके मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है कर दिया। अगर लाइक चार्जेस होंगे तब क्या करोगे, तो ध्यान दो, लाइक चार्जेस तो जितने दूर हो उतना ही अच्छा ना, क्यों भाई, लाइक चार्जेस तो जितने दूर हो उतना ही अच्छा है। पूछो कैसे, मान लो CH2 पॉजिटिव है, ठीक है ना पहले से ही, और ये यहाँ पे H और ये एक ऐसा है, और दूसरा आपने बना दिया CH2 पॉजिटिव और CO नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो ध्यान दो, यहाँ पे लाइक चार्जेस को आपने क्या कर दिया, बहुत पास में कर दिया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला। बाकी और भी फैक्टर्स लगा सकते हो, लेकिन लाइक चार्जेस को क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ, और वो है जैसा कि अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, और इसमें क्या रहने वाला है, वही बात, ऑपोजिट चार्जेस जितने करीब होंगे उतना स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होगा, और सेम चार्जेस जितने दूर होंगे उतना स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ये यहाँ पे गेन करेगा ना, तो फाइनली अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक जो बॉन्ड बना हुआ था उसको क्या कर लिया इसने, गेन कर लिया ना, तो फाइनली इसके पास कितने, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट दोनों का ही क्या है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ, दोनों ही कार्बन, दोनों ही ऑक्सीजन के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये सेम, यहाँ पे इसका 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 सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव रिलेटिवली ज्यादा पास है, यहाँ नेगेटिव रिलेटिवली क्या है, दूर है। समझ पा रहे हो, ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ आया, नोट कर लो इसको, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, लोकलाइज होते हैं ना। तो आमतौर पर नेगेटिव और लोन पेयर अगर पास पास में आए ना, थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिएगा, दोनों ही पास पास रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को घटाने का काम करेंगे, ठीक है ना। बाकी उससे केसेस अभी मैं आगे चल के कराऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, पॉज करके। चलो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एसीटेट है, इसको एसीटेट बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ये नेगेटिव को इस साइड मूव करा दोगे, इधर इसको मूव करा दोगे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इनके क्या है, ये इनके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान दो, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, O पे नेगेटिव यहाँ, O पे नेगेटिव यहाँ, कोई भी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सब पे वही इक्वल एक ही नेगेटिव है, सब में ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव है, सब में सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कुछ आप कोई बेसिस नहीं है आपको इनको अलग कर पाने का। तो ऐसे में इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। और ध्यान दो, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हम इस टाइप के एरो का यूज करते हैं। समझ पा रहे हो, इस टाइप के एरो का ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इसीलिए देखो एनर्जी डायग्राम पे जो एनर्जी और एसीटेट का जो डायग्राम बनाया है ना, ये दोनों, ये और ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या सेम है। और हाइब्रिड जो हमने बनाया है, हाइब्रिड कैसे बनाया, देखो पूरे एसीटेट पे एक ही नेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज है ना, कभी यहाँ डबल कभी यहाँ डबल, तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, तो फाइनली एक ही नेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड को हमने दोनों में डीलोकलाइज कर दिया, और एक नेगेटिव को -12 इधर -12 इधर। या ऐसा भी बना सकते हो कि पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दो, और जो एक नेगेटिव है पूरे के ब्रैकेट लगाने के बाद लगा दो आप। समझ पा रहे हो, क्योंकि पूरे पे हो, किसी एक ऑक्सीजन पे आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ये हाइब्रिड बन गया, और आपको बताया कि हाइब्रिड की एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी, ज्यादा स्टेबल होगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंसेस, यहाँ पे कभी एक डबल तो दूसरा सिंगल, लेकिन यहाँ पे दोनों को ही पार्शियल डबल बनने का मौका मिला, ना दोनों सिंगल है ना दोनों डबल है, तो डिफरेंसेस घट गए, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे यहाँ पे अगला एग्जांपल अगर आप देखो तो बेंजीन का ले सकते हो। तो बेंजीन में अभी आपको समझाया, हाइब्रिड समझाया, देखो दोनों स्ट्रक्चर में कोई अंतर कर सकते हो आप, सब में सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोई चार्ज है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कार्बोनेट, कार्बोनेट आप जानते होंगे,
CO3 2 माइनस होता है, तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये नेगेटिव आगे घूम कराया तो पाई बॉन्ड आगे घूम जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर अगली बार ये नेगेटिव आगे घूमेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो फाइनली ये, तो पूरे कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव है, तो हमने क्या किया, सब पे जब हाइब्रिड बनाओगे तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा ना, तो 3 ऑक्सीजन पे मिला करके तीनों पे बारी बारी वो 1 माइनस जा रहा है ना। अरे भाई सब पे ही तो माइनस है ना, एक टाइम पे 2 ऑक्सीजन पे माइनस रहता है, तो पूरे टोटल 3 ऑक्सीजन है, तो 3 पे कितना होगा -2 ना, क्योंकि वो तो डीलोकलाइज्ड है। तो ऐसे में -2/3 -2/3 हमने सब पे रख दिया और पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दिया, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो -2। तो हाइब्रिड का क्या होगा, एनर्जी कम होगा, बाकी कंट्रीब्यूटिंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। एग्जांपल ले लीजिए, मॉलिक्यूल विच हैव साइक्लिक रेजोनेंस मोर स्टेबल देन नॉन साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें वजह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन उसकी कितनी ईज होती है, और स्ट्रेन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आगे चल के आपको समझाया जाएगा डिटेल में, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। आइए एक केस और भी करते हैं, और वो रहने वाला है एनर्जी स्टेबिलिटी और मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर पे बेस्ड, ठीक है ना। इसका ऑर्डर हमें ड्रॉ करना है, तो ध्यान दीजिए। एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना कम वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अच्छा, अब ये बात क्या होगी ज़रा समझते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप जैसा काम करेंगे ना, वो आपकी पर्सनालिटी का क्या बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाता है। आमतौर पे ऐसा लोगों का मानना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक आर्मी में काम करते हो, कोई फोर्सेस में आप हो, मान लो आप BSF में हो, या आप एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, आप कहीं भी काम करते हो ना, तो एक आर्मी का जो एटीट्यूड है, एक मिलिट्री का जो एटीट्यूड है, वो आपके अंदर होगा ना। वो आपके अंदर क्या होगा, वो आपके अंदर दिखाई पड़ेगा ना। आपकी हेयर कट, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने चालने का ढंग, आपके रहने उठने का ढंग, समझ पा रहे हो, इन सब में दिखाई पड़ेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, कई बार कोई फोर्सेस में काम करता हो, अच्छा गिटार बजा लेता हो, समझ पा रहे हो। तो ये भी एक माइनर उसका पार्ट है। लेकिन मैक्सिमम जो उसकी लाइफ का जो होगा ना कहानी, वो कहाँ से डिसाइड होगा, उसके काम से डिसाइड हो जाएगा ना। लेकिन थोड़े बहुत उसके और भी कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन मेजर कौन होगा, उसका मिलिट्री में जो मैक्सिमम टाइम जो काम करता है ना, वो उसका क्या होगा, मेजर रोल प्ले करने वाला है। कुछ आया समझ में, क्योंकि मैक्सिमम वो उसी फॉर्म में रहता है, समझ पा रहे हो। तो वैसे यहां भी है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी जिस फॉर्म में होगी, इसका मतलब वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, समझ पा रहे हो। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। क्या लगता है, अगर कोई किसी फोर्सेज में काम करता है तो दिन भर उसी एटीट्यूड में नहीं, उसके और भी हो सकते हैं ना, समझ पा रहे हो, और भी फॉर्म हो सकती है। हो सकता है वो अच्छा कोई स्पोर्ट्स में भी अच्छा काम करता हो सकता है वो अच्छी किताबें भी पढ़ने का उसको शौक हो सकता है वो अच्छा क्या कुछ गा बजा लेता हो। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कहानी है कि मेनली उसका जो आएगा, जो कैरेक्टर उसके अंदर आएगा, वो उसके काम से आएगा, लेकिन और भी माइनर कंट्रीब्यूटर उसकी पर्सनालिटी के हो सकते हैं। लेकिन मेजर कौन होगा, वो जो वो काम कर रहा है, वहां से मैक्सिमम उसका एटीट्यूड आने वाला है, समझ पा रहे हो। क्यों, कि मैक्सिमम वो उसी फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जितना स्टेबिलिटी होगी, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, समझ है। अब जरा यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी को ड्रॉ करेंगे एक और एग्जांपल से, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो यहाँ पे होगी, कोई चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, बाकी सब में देखो तो चार्ज कम से कम पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में है, सबको ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं। तो ए को सबसे ज्यादा स्टेबल कर दो, यहाँ पे ए को सबसे ज्यादा स्टेबल कर दो। अब आई बात यहाँ पे डी की, तो डी का जरा ध्यान से देखना। डी में क्या रहने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव सबका। पहली बात देखो, एन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का, इस कार्बन का, सबका, समझ पा रहे हो, सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव है वो एन पे है, और यहाँ पे ओ पे पॉजिटिव है, ठीक है, होल्ड पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव एन पे ही है, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव है, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यहाँ पे कार्बन का। बाकी यहाँ पे सबका ऑक्टेट क्या था, क्योंकि यहाँ पे जब ओ पे पॉजिटिव आता है ना, तो एक लोन पेयर तो है ही ना अपना। उसने देखो ये जो इसका लोन पेयर था, यहाँ पे इसने आगे भेज दिया ना, कंट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे क्या है,
N पे नेगेटिव है, O पे पॉजिटिव है, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट है, मतलब D ज्यादा स्टेबल होगा ना C से, क्योंकि C में कम से कम ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट D में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो D का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद चार्जेस की कहानी आती है ना, जब हम ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो ये डी जीत गया सी से। अब सी और बी में जरा देखो क्या कंपैरिजन रहने वाला है। देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बल्कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ गया और एक नेगेटिव। तो ऐसे में बी जीतेगा सी से, मतलब सी सबसे हारी रहा है। अब सी और ई का कंपैरिजन अगर देख लो तो सी में एन पे नेगेटिव सब कुछ ठीक है, सी में सबका ही यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है और पॉजिटिव है, यहाँ भी कार्बन का इनकम्प्लीट है। बट यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस पास पास में है, यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस क्या दूर दूर है, तो अगेन सी ई से भी हार गया स्टेबिलिटी में, तो सी सबसे कम स्टेबल। अब ई की बात करोगे तो ई में देखो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन डी और बी और ए में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके बाद ई आएगा स्टेबिलिटी में। समझ पा रहे हो, स्टेबिलिटी में उसके बाद कौन आएगा, ई आएगा। और फिर अगर हम बात करें तो बी की अगर कंपैरिजन करें तो बी में देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन डी में बात करोगे तो अगेन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे ही है। लेकिन ध्यान रहे, नाइट्रोजन कम से कम कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलो, नेगेटिव जो नाइट्रोजन है वो कम से कम कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ऐसे में नेगेटिव, अगर हम दोनों में पॉजिटिव की बात करेंगे बी और डी में, तो पॉजिटिव तो ओ पे ही है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे जो कार्बन है और जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, इसीलिए डी ज्यादा स्टेबल है और ए फाइनली सबसे ज्यादा स्टेबल है। और वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, मैक्सिमम कवरेज बॉन्ड्स, ये सब एप्लीकेबल है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये है, तो उसका उल्टा एनर्जी का हो जाएगा, और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर। अभी आपको काम वाले एग्जांपल से दिया ना, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। देख लो अब एक और एग्जांपल भी, और वो क्या रहने वाला है, ए बी सी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड, नो चार्ज सेपरेशन, तो ए सबसे आगे। बी में देखो चार्ज क्रिएशन हो गया है, बट ये पास पास में है। यहाँ पे देखो दूर दूर हो गए, यहाँ कार्बन का इनकम्प्लीट, यहाँ भी कार्बन का इनकम्प्लीट, बट यहाँ पे ऑपोजिट्स पास पास में, ऑपोजिट्स दूर दूर में, तो पास पास होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरीके से ए की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, बी की एनर्जी उसके बाद आएगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट है, तो इसकी एनर्जी भी इंटरमीडिएट होगी, और सी सबसे अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा एनर्जी सी की होने वाली है। ड्रॉ कर लो इसे।